अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मेरी आवाज़ क्लियर हो तो मुझे प्लीज़ बताएं। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को। सिर्फ 2 मिनट और रुकते हैं और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा ये क्लास हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। कोड मेरे पास ओपन है। अच्छा आज की जो हमारी वीडियो है उसका पहला टॉपिक जो हम देखेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है डेकोरेटर्स। टाइपस्क्रिप्ट का एक फ़ीचर है डेकोरेटर्स, उसको हम देखेंगे। ये कमांड में रन कर लेता हूँ TSCW की, ताकि हमारे जो भी हम काम करें वो साथ साथ कंपाइल होता रहे। अच्छा डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? डेकोरेटर्स जो है वो एक एडिशनल फंक्शन है, टाइपस्क्रिप्ट का एडिशनल एक बेनिफिट है जो कि क्या कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर रही होती है। और ये यूज़ होते हैं डेकोरेटर्स जो हैं वो क्लासेस के साथ, और इसके एक्चुअल जो बेनिफिट्स हैं, एक्चुअल जो इसके फ़ायदे हैं वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा तो इसको समझने के लिए हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक क्लास है और क्लास का नाम मैं पर्सन रख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल सी क्लास है, इसके अंदर एक नेम है जिसके अंदर मैं फील्ड असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू ही रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें रखा हुआ है मेरे पास इसहाक, ठीक है। और एक नीचे नॉर्मल सा एक क्या कहते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये हो गई हमारी क्लास कंप्लीट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर तो मतलब कोई ऐसे ख़ास काम नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसका कोई नया, अगर इसे चाहूँ तो इंस्टेंस इसका बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यू p=2, ठीक है, न्यू पर्सन। इसमें तो कोई इशू आप लोगों को नहीं होगा ना, ये सब क्लियर है। अच्छा अब इसका इंस्टेंस में थोड़ी देर के लिए भी बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल सी एक क्लास है, इस क्लास के साथ हम डेकोरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। डेकोरेटर्स जो हैं वो याद रहे कि हमेशा क्लासेस के साथ ही यूज़ होते हैं। मेरी वॉइस क्लियर रही है क्या? वॉइस क्लियर है। अरसलान भाई आपके हेडफोन या वॉइस का आपका इशू है, यहाँ से वॉइस क्लियर आ रही है। अच्छा तो डेकोरेटर्स जो होते हैं हमारे पास वो नॉर्मल से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं एक डेकोरेटर बना रहा हूँ लॉगर के नाम का, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि हमारा जो भी फंक्शन बनाओगे, जो आप डेकोरेटर के लिए आप यूज़ करोगे, बेसिकली उसका जो है ना वो पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। अच्छा अब ये काम करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये काम क्या करे, ये सिंपली एक कंसोल चला दे, console.log, ठीक है। और ये कहे लॉगिंग, ठीक है भाई। अच्छा अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? मैं इसको यूज़ करने का एक तरीका ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ये कहती है कि आपको जब भी क्या कहते हैं यूज़ करना है ये अपना लॉगर का मेथड, तो आप क्या करोगे, आप या जो भी आपका डेकोरेटर है, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए आप डेकोरेटर का नाम जहाँ पे भी लिखोगे, जहाँ पे भी डिफ़ाइन करोगे, क्लास के ऊपर जहाँ पे भी आपको जिस क्लास के साथ उस डेकोरेटर को अटैच करना है वहाँ पे आप लगाओगे @ और फिर लॉगर, आपके डेकोरेटर का नाम, ठीक है। तो जब भी ये क्लास लोड होगी, ठीक है, नया इंस्टेंस बनाएगी नहीं, जब ये क्लास लोड होगी उस टाइम पे ये आपका जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी ये मुझे एरर दे रहा है। एरर इसका क्या है? ये कह रहा है कि जो लॉगर है आपका ये बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। लॉगर जो है वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, हम उसको वो देते हैं। इसको जो मिलता है आर्ग्यूमेंट के अंदर वो मिलता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसकी टाइप जो है फ़िलहाल के लिए अभी हम बता देते हैं फंक्शन, सही है। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एरर क्या है? ये कह रहा है कि ये जो आपका डेकोरेटर्स है ये अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, हालांकि ये बहुत पुराना है लेकिन अभी तक ये इसको एक्सपेरिमेंटल ही कहते हैं। तो इसको आपको बेसिकली अलाउ करना पड़ेगा आपकी tsconfig.json के अंदर जाके। तो आप tsconfig.json खोलोगे और यहाँ पे ना मैंने आपको शायद जो हमारी क्लास थी जब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे प्रोजेक्ट को, तब मैंने बताया था कि इसमें से ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम बाद में आके इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब वो टाइम आ गया है। हम ये जो एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स ट्रू जो है ये बेसिकली आपके पास कॉमेंटेड आउट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसका कॉमेंट ओपन कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसका कमेंट ओपन करोगे आप ts फाइल के अंदर आओगे, आपका वो जो एरर है वो चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे चला गया। मैं इसको रन कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मेरे पास हमारी टाइप स्क्रिप्ट रन हो रही है और कंपाइल भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही क्या कहते हैं मैं अपनी HTML फाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे लोड करूँगा तो ये मेरे पास लॉगिन आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने अभी ये जो पर्सन की क्लास है उसको कहीं पे भी इनिशिएट नहीं किया, न्यू नहीं कॉल कर पाया। ठीक है, तो जो हमारे ये बात जहन में रहे कि जब भी आप क्लास के साथ कोई भी डेकोरेटर लगाओगे, ठीक है, तो क्लास की लोड होने के टाइम पे जैसे ही वो लोड होगी क्लास, उसी टाइम पे ही जो है वो आपको मिल जाएगा, आपका ये जो डेकोरेटर है वो कॉल हो जाएगा। ये हमारा एक नॉर्मल सा डेकोरेटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हम आगे चलते हैं फिर। ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये हमारे पास एक नॉर्मल सा फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन को हमने अटैच कर दिया अपनी क्लास के साथ कि जब भी ये क्लास जो है वो लोड होगी, हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। इस स्पेसिफिक पैटर्न को टाइप स्क्रिप्ट नाम देता है डेकोरेटर्स का। ठीक है, और इसको हमेशा जब भी आप क्लास के साथ अटैच करोगे, क्लास की जो बेसिकली क्लास होती है जहाँ पे आप डिफाइन करो, तो जिस लाइन के ऊपर, उसके ऊपर वाली लाइन पे आप @ लगा के उसको कॉल करोगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं डेकोरेटर हम क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल आप मुझे ये बताएं कि ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, उसको अपनी क्लास के साथ अटैच कर दिया सिर्फ @ बना के। ठीक है, जो भी आप क्लास के साथ अटैच करोगे उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो होता है, ये आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, ये उसको यहाँ पे मिल जाता है। हम अभी सब सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करके देखेंगे। ओके, मैं अभी बताता हूँ सारी कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। अच्छा, अब ये जो अभी जो मैंने बनाया था ना, ये जो डेकोरेटर मैंने बनाया है, ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, इतना सिंपल होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको जो है वो क्या कहते हैं, अभी इसको इस तरह से रखा है। ठीक है, एक्चुअल जो डेकोरेटर्स होते हैं बेसिकली आपके, वो इस तरीके से बहुत कम चलते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा इससे अलग होता है। क्या अलग होता है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तरीका ये होता है कि हमारे पास ये जो डेकोरेटर्स हैं वो ऐसे नहीं होते, बल्कि हम क्या कहते हैं इसको, एज अ डेकोरेटर, ये जो हमारा पूरा पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला ये जो फंक्शन ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेकोरेटर फैक्ट्री। ठीक है, यानी ये वाला जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा मेन फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं डेकोरेटर फैक्ट्री। और ये जो मेन फंक्शन होता है हमारा, ये रिटर्न करता है एक और फंक्शन जो कि बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्चुअल डेकोरेटर होता है। यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक और फंक्शन को, और ये जो बनेगा, ये जो अंदर वाला जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, ये है एक्चुअल डेकोरेटर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो क्या होता है, डेकोरेटर फैक्ट्री, और अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या होता है, डेकोरेटर। अच्छा, अब ये जो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बता रहे होते हैं, ये इसके पास नहीं आएगा, ये आ जाएगा इसके पास। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन के पास, क्योंकि एक्चुअल डेकोरेटर हमारा क्या हो गया, अब अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, और जहाँ पे हम उसको अटैच करवा रहे होते हैं अपने डेकोरेटर को, वहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो वो फंक्शन उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो वो राउंड ब्रैकेट लगा के हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो हमारा ये जो अंदर वाला जो है फंक्शन, इस ये है डेकोरेटर, और बाहर वाला जो फंक्शन है वो है डेकोरेटर फैक्ट्री। फैक्ट्री किसको कहते हैं, जो बेसिकली उसको बना रही होती है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये डेकोरेटर बनाने वाला, और ये जो है ये एक्चुअली हमारा डेकोरेटर। अच्छा, अब क्या होगा इसके अंदर, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना मैं कोई पैरामीटर भिजवाऊँ। जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा डेकोरेटर है,
वो डेकोरेटर मल्टीपल टाइम यूज़ होने के लिए होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको किसी एक ही क्लास के साथ रख के कॉल कराऊंगा, तो मैं उसको मल्टीपल क्लासेस के साथ रखूँगा ताकि वो मल्टीपल क्लासेस के साथ कॉल हो सके। लेकिन मल्टीपल क्लासेस के साथ मैं चाह रहा हूँ उसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होगा ही नहीं, तो मैं उसको जैसे हमने पहले वाले तरीके में देखा था, तो हम उसको डायरेक्टली उसको वैसे यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए राउंड ब्रैकेट देना ज़रूरी है ताकि हम कोई आर्ग्यूमेंट अपने पास से, कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसको एज पास कर सकें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कॉलिंग फ्रॉम पर्सन, ठीक है, कि मैं इसको पर्सन की तरफ से इसको कॉल कर रहा हूँ, किसको, इस डेकोरेटर को। अब जो डेकोरेटर को जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो आपको कहाँ मिलता है, उसकी फैक्ट्री के अंदर मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैसेज कहकर वो आर्ग्यूमेंट ले लिया जो कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू जो मैं अब यहाँ से इसको डेकोरेटर को पास कर रहा हूँ वो मुझे कहाँ पे मिल जाएगी, इस मैसेज में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं console.log लॉगिंग की जगह पे साथ साथ एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, वो क्या है, console.log मैसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो लॉगिंग भी आ गया और साथ साथ कॉलिंग फ्रॉम पर्सन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा बिहेवियर हमारा, जिसके अंदर हम लॉगर को ही कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और लॉगर के अंदर ही, यानी जो उसकी ये जो फैक्ट्री है उसकी डेकोरेटर की, उसके अंदर से वो डेटा गेट करके उसको लॉग करवा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ हो गई ना, मतलब सिर्फ लॉग करवाने के लिए हम क्यों रखेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो तो हम इसको थोड़ा सा अब यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या बेनिफिट हम इसका ले सकते हैं। अच्छा, ये जो डेकोरेटर है हमारा, बेसिकली हम क्या करेंगे, इस डेकोरेटर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस लॉगर को कॉल कराऊँ, मेरे पास HTML के अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरा जो पहले इनपुट था ना, ठीक है, इस एक डिव है मेरे पास जो हमने लास्ट उसमें बनाया था, HTML के अंदर एक डिव है, उस डिव के ऊपर मैंने एक लगा दी ID मैंने दे दिया नाम ऐप का, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो डेकोरेटर कॉल हो, ठीक है, ये क्या करे, बेसिकली ये जो है वो ऐप के अंदर डेटा को फिल आउट कर दे, ठीक है। तो लॉगर जो है इसको हमने वैसे ही रहने देते हैं, मैं एक और डेकोरेटर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको कर रहा हूँ मैं कॉपी। अच्छा, इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा फिल HTML, ठीक है, क्योंकि ये HTML को, हमारी जो HTML है उसको फिल करेगा, ठीक है, जो भी आप इसको वो देना चाहो, ठीक है। और अब ये जो लॉगर है, अगर मैं एक साथ, अच्छा, एक ही क्लास के ऊपर आप मल्टीपल डेकोरेटर्स भी कॉल करा सकते हो, कैसे, जैसे मैंने लॉगर रखा था, लॉगर के साथ साथ मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर या उसके ऊपर वाली लाइन में @ कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपके चलेगा, पहले क्लास, उसके ऊपर डेकोरेटर, फिर उसके ऊपर एक और डेकोरेटर, अब जब तक चाहो तब तक डेकोरेटर इसके ऊपर लगा सकते हो, मल्टीपल डेकोरेटर्स भी लगा सकते हो। तो ये जो फिल HTML है मेरा, इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले तो रिक्वायर्ड है कि मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई बल्कि मैसेज ही रहने देते हैं कि कोई मैसेज मिल जाए मुझे, या मुझे कोई क्या कहते हैं HTML मिल जाए, ठीक है, या कोई कंटेंट मिल जाए, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टेम्पलेट कह सकते हैं हम, ठीक है, कोई टेम्पलेट मिले, ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे कोई एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, वो भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है, एलिमेंट की ID बेसिकली हम इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास HTML है उसमें मेरे पास ID क्या है, ऐप, ठीक है, ID मुझे यहाँ पे पास करनी है और टेम्पलेट में उसको पास करूँगा, और डेकोरेटर के ज़रिए हम उस एलिमेंट के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे देखते हैं। तो ये जो फिल HTML है उसको पहले मैं पास करूँगा टेम्पलेट, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मेरा डिव है यहाँ पे, इस डिव के अंदर मेरे पास एक H1 का एलिमेंट आ जाए, तो मैं यहाँ पे उसको स्ट्रिंग के अंदर ही वो पूरी HTML उसको पास कर दूँगा कि H1 मेरा आ गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ लिखा हुआ हो हेलो, ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास अब सेकंड एलिमेंट के अंदर मेरे पास जो है वो उसकी ID आएगी, ID मैंने क्या रखी यहाँ पे ऐप, तो मैं उसको ऐप यहाँ से भिजवा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास एलिमेंट है बेसिकली, इसको मैं ये करूँगा कि पहले तो डॉक्यूमेंट, अच्छा ये लॉगिंग जो है ये तो हमने ऊपर कर लिया है, तो इसको हम हटा रहे हैं, ये लॉगिंग इसकी ऊपर वाले से ही चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा
एक कांस्टेंट बना रहा हूँ, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसको एलिमेंट आईडी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा सूटेबल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा एक्चुअल एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। वो आईडी जो हमने यहाँ से उसको यहाँ से पास करवाई है और यहाँ पे उसको गेट किया है, ठीक है। तो वही आईडी जो है वो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं एलिमेंट आईडी करके, ठीक है। और नीचे मैं सिर्फ यहाँ पे इफ़ के तौर पे लगा लूँगा कि जाहिर सी बात है, हो सकता है कि ये आईडी हमें मिले या हो सकता है ना मिले। डायरेक्टली लगाऊंगा तो टाइप स्क्रिप्ट कंप्लेन करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करवा लेता हूँ। अगर कोई एलिमेंट मेरे पास आया है तो क्या करो, एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू जो भी मुझे टेम्पलेट के अंदर मिला है वो यहाँ पे रख दो, ठीक है। नॉर्मल वो है। अब क्या करेगा ये, अब ये जो H1 इसने उठाया था, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो ऐप इसने उठाई, पहले तो वो जो ऐप है उस नाम की आईडी का कोई वो करेगा, जैसे ही ये लोड होगा एलिमेंट को लेक बनाएगा और एलिमेंट की इनर HTML जो टेम्पलेट हमने पास किया है वही टेम्पलेट वहाँ पे स्टोर करा देगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे रीलोड करके। तो यहाँ से मैंने उसको ये H1 के अंदर हेलो भेजा था, ये देख लो यहाँ पे H1 रखा हुआ है, ठीक है। H1 के अंदर हेलो आ गया, तो ये हमारा बन गया नॉर्मल सा एक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास एक छोटी सी हमने चीज़ करवाई, ठीक है। जाके हम एक्चुअल जो इसकी बेस है जहाँ पे जिसका इसका फ़ायदा है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है टेम्पलेट के अंदर, ये सारी चीज़ें जो मैंने रखवाई हुई हैं, ये मैं इस तरीके से यहाँ पे ना करवाऊँ, ठीक है। बल्कि मैं इसके अंदर का जो कंटेंट है, ये जो हेलो है, ये मैं उस क्लास के डेटा से उठाऊँ, ठीक है। अगर हम अभी चाहें तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कंसोल करके चेक कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या रखा हुआ है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ पे जैसे लोड करते हैं ये देखो पूरी वो क्लास जो है एक्चुअल हमारे पास पर्सन की, वो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें मिल रही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमें क्लास मिल रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि इस क्लास को नीचे ही इनिशिएट करवाएं, इस क्लास को अगर हम चाहें तो डेकोरेटर के अंदर भी इसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इनिशियलाइज़ करवाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर हमें मिल रहा है। एक तो हमें काम ये करना पड़ेगा पहले कि हमारा ये जो बेसिक कंस्ट्रक्टर है ना, ये फंक्शन की जगह पे यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एनी, ठीक है। एनी क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर हम न्यू कॉल नहीं करवा सकते, किसी भी फंक्शन टाइप के ऊपर हम इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर न्यू कॉल करवाने जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो एक ये वाहिद जगह है आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे बेसिकली आपको एनी की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट p इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये न्यू कंस्ट्रक्टर का मतलब पता है क्या है, जिस क्लास में भी ये कॉल हो रहा है, जैसे पर्सन पे कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये न्यू पर्सन कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये, ठीक है। और इस p के अंदर, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर नेम की प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, इसलिए मुझे p के अंदर जो है वो नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट की जगह पे यहाँ पे जो है वो सिंपली p डॉट नेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखो यहाँ से मुझे वो नेम इक्वल्स टू इसहाक आया था, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे p डॉट नेम के अंदर यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी एडिशनल एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे H1 चला गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस H1 के अंदर ही कोई काम करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट, इसके अंदर मेरे पास होता है क्यूरी सिलेक्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसके एलिमेंट के अंदर जाके उसके H1 के अंदर अगर कुछ चेंजेस करनी है तो मैंने क्यूरी सिलेक्टर H1 लगा दिया, और H1 के अंदर मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, जब वो मुझे H1 अगर मिल जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगा देता हूँ ताकि वो नल ना मिले। मैं उसको बता रहा हूँ अभी, वैसे इसका चेक भी लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि टाइप स्क्रिप्ट ताकि कंप्लेन ना करे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगा, डॉट इनर H1 के अंदर अगर मुझे चेंज करवाना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू p डॉट नेम। और इससे क्या होगा, अब वो H1 के अंदर जाके हेलो को चेंज करके उसको इसहाक कर देगा, ठीक है। अब ये जो इसहाक है ये H1 के अंदर रखा हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा कोड नज़र आ सके कि हमने क्या काम किया है। फिल HTML हमने बनाया, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मुझे
लग रहा है कि थोड़ा सा आपके शायद सर के ऊपर से जा रहा हो, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश आप लोगों के लिए करूँगा कि हमने डेकोरेटर बनाया। डेकोरेटर एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है, और उस डेकोरेटर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये जो पेरेंट हमारा जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं डेकोरेटर फैक्ट्री, क्योंकि ये डेकोरेटर बना रहा होता है और ये रिटर्न करता है एक और फंक्शन। जिस फंक्शन को ये हमारा मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डेकोरेटर, ठीक है। और डेकोरेटर के अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा कंस्ट्रक्टर, यानी जिस क्लास के साथ भी आप कॉल कराओगे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप उस क्लास को डेकोरेटर से ही उसको इनिशिएट कर सको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं जो कि हमें फैक्ट्री के अंदर मिलता है, जो कि हम यहाँ से उसको कॉल क्लास के साथ अटैच कराते वक्त राउंड ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे एलिमेंट आईडी, यहाँ पे मुझे एक आईडी मैंने भेजी थी, उसका मैंने एलिमेंट मंगवाया अपने पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और पी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने वो जो कंस्ट्रक्टर था उसको न्यू करवाया, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्टर आप करो या फिर आप न्यू पर्सन कर लो, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन ये न्यू पर्सन करना ठीक नहीं है क्योंकि आपने पर्सन को हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। अब ये फिल HTML पर्सन के अलावा अगर आपके पास एक और क्लास है, फॉर एग्जांपल पर्सन के अलावा आपके पास क्लास एनिमल भी है, ठीक है, तो उसके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डेकोरेटर के अंदर पर्सन आपने हार्ड कोड किया हुआ है। इसलिए आप यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टर रखते हो ताकि यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको बेसिकली इस क्लास की वैल्यू मिल जाएगी, आप उसी क्लास को काम करो, ठीक है। बिल्कुल सेम यही काम मैं किसी और क्लास के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं चाहूँ तो मैं उसके अंदर किसी और एक और क्लास बना के उसमें भी काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी एलिमेंट बना के वहाँ पे वैसे ही काम हो सकता है हमारा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एलिमेंट को चेक किया, अगर कोई एलिमेंट मिल जाता है तो एलिमेंट की इनर HTML के अंदर हमने टेम्पलेट पास कराया, टेम्पलेट के अंदर हमने H1 भेजा था हेलो का, ठीक है, और बाद में उसी हेलो को हमने टेक्स्ट उसका चेंज कर दिया क्योंकि जो हमने नया एक इंस्टेंस बना दिया था क्लास का पी के नाम से, उसी के अंदर से डॉट नेम की प्रॉपर्टी उठाई क्योंकि क्लास में नेम की प्रॉपर्टी है, और उसको वहाँ पे इनर टेक्स्ट के ज़रिए ऐड करवा दिया। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्लियर है या नहीं? मुझे अंदाज़ा है थोड़ा सा मुश्किल होगा ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए। डेकोरेटर पर्सन से कैसे कनेक्ट हुआ? देखो मेरे भाई, ये जो क्लास पर्सन है ना, उसके ऊपर आप जब भी कोई @ साइन करके करोगे ना, वो बेसिकली उस क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अजीब नहीं है, मैं अभी आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि सही ये तो वाकई बहुत कमाल की चीज़ है। जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में तो डेकोरेटर्स नहीं होते हैं मेरे ख्याल से, जावा के अंदर डेकोरेटर्स शायद होते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस के अंदर डेकोरेटर्स की सपोर्ट होती है, लेकिन डेकोरेटर्स बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप आगे जाके इसको यूज़ करोगे काफ़ी ज़्यादा। वाई यूज़ डेकोरेटर? डेकोरेटर इसलिए यूज़ करते हैं, ये किसी भी क्लास के साथ अटैच हो सकता है, उस क्लास का डेटा निकाल सकता है, ठीक है, और उस क्लास के ऊपर आपकी मर्ज़ी की लॉजिक के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करा सकता है। बिल्कुल, डेकोरेटर्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं हमारे पास, अभी हमने एक ही टाइप देखी है। डेकोरेटर जो है वो आप क्लासेस के साथ, 4 टाइप्स होती हैं, 4 इसकी टोटल। पहली आप क्लासेस के साथ यूज़ करते हो, दूसरी आप जो है वो किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी के साथ करते हो, तीसरी जो है वो किसी भी क्लास के मेथड के साथ करते हो, चौथी जो है वो किसी भी क्लास के मेथड के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ भी डेकोरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, और पांचवी भी होती है जो एक्सेस मॉडिफायर्स आपके पास होते हैं उनके साथ भी कर सकते हो। तो टोटल 5 टाइप इसकी हो गई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन सबका तरीका जो है वो एक ही है। अगर आपने एक सीख ली तो मतलब बाकी सब भी आपको आती हैं, सिर्फ बाकियों में ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिलता है कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। बाकी में आपको टारगेट मिल रहा होता है, कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा होता उसमें भी वही है, कंस्ट्रक्टर ही होता है। आपको टारगेट और इस तरह की जो ना क्या कहते हैं उसका नेम प्रॉपर्टी, उसकी अगर आप प्रॉपर्टी पर यूज़ करो तो आपको नेम मिलेगा उसके साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन ऑलमोस्ट एक्चुअल जो है ना वो पैटर्न जो है वो जैसे अभी हमने क्लास के साथ यूज़ किया, ऑलमोस्ट सबके साथ ही है, यही होता है, ठीक है। जैसे अगर ये जो फिल HTML है, अगर आप इसको इसके साथ यूज़ करना चाहो तो आप इसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, ये थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसकी टाइप्स वगैरह यहाँ पे वो आप क्या कहते हैं, आप उस पर देख लेना। इसकी जो ये जो टाइप है यहाँ पे, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके जो होते हैं ना, आप अगर गूगल पे जाओ आपको इसकी बहुत सारी टाइप्स जो है ना इसकी वो मिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। डेकोरेटर्स आप सिंपली गूगल पे लिखो इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, तो आपको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसकी मिल जाएगी। क्लास डेकोरेटर्स आपके पास हैं, ठीक है। ये तो पहले आपको बता रहा है कि आपको एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स ट्रू करने पड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये सिंपली इसने एक डेकोरेटर बनाया और उसके बाद उसको रिटर्न करवाया, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ये देखो मेथड है, मेथड का डेकोरेटर है, ठीक है। फर्स्ट डेकोरेटर इसने बनाया, ये भी नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसने सेकंड बनाया ये भी नॉर्मल सा फंक्शन है। फ़र्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ आपके पास ये वाले जो आपके डेकोरेटर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, सिर्फ उनका फ़र्क है। आर्ग्यूमेंट्स आप चेंज करोगे वही डेकोरेटर क्लास का बन जाएगा, वही मेथड का बन जाएगा, वही वो हो जाएगा। सिर्फ क्लास का जो डेकोरेटर होगा आपका वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और जो क्लास का डेकोरेटर है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटर के अंदर। तो आपके पास ये मेथड एक्सेसर डेकोरेटर आ गया, प्रॉपर्टी डेकोरेटर आ गया, पैरामीटर डेकोरेटर आ गया, मल्टीपल टाइप के डेकोरेटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पैरामीटर है, ये देखो किसी भी फंक्शन के पैरामीटर के साथ यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। @required के नाम से बना दिया, @validate के नाम से। ये जो वैलिडेट है ये मेथड का है, क्योंकि ये प्रिंट के मेथड के साथ लगा हुआ है। ये जो रिक्वायर्ड है ये आपके पैरामीटर का है, क्योंकि ये पैरामीटर का नाम है वर्बोस, उसके नाम के साथ लगा हुआ है। तो जिसके नाम के साथ जो पैरामीटर आ जाएगा उसकी टाइप वही होगी। आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो, जितनी भी क्लासेस के साथ आप डेकोरेटर को यूज़ करोगे उतनी बार डेकोरेटर आपका कॉल होगा, उतनी बार आपका डेकोरेटर चलेगा। जहाँ पे आप चलाना चाह रहे हो डेकोरेटर को उस क्लास के साथ लगाओगे, जिस क्लास के साथ आप डेकोरेटर को नहीं चलाना चाह रहे वहाँ पे आप नहीं लगाओगे। बिल्कुल H1 के अलावा कोई भी एलिमेंट, यार ये तो एग्जाम्पल के तौर पे ना H1, आप यहाँ पे H1 की जगह पे आप B का टैग ले लो, ये लो, ये बोल्ड का टैग, जो भी टैग आप चाहो वहाँ पे वो टैग दे सकते हो, ठीक है। आप इनफैक्ट यहाँ पे अपना टैग भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो ना, तो ये जो इनर टैग्स इसको नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अब इसको B कर दिया है, तो ठीक है, तो ये लो, ठीक है। तो बस ये क्या कहते हैं, इस जो एलिमेंट चाहो आप बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके अपना एलिमेंट बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है आपको। ये तो डॉम की चीज़ें, ये तो बहुत नॉर्मल मिनिमम सी चीज़ है, ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। नहीं, बिल्कुल डेकोरेटर और क्लास की लाइन में गैप नहीं दे सकते आप। यहाँ पे गैप दोगे तब मसला है, ठीक है। गैप नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल उसके साथ ऐसे चिपक के चलेगा। यहाँ पे अगर क्लास है आपकी तो क्लास के साथ ही आपका ये डेकोरेटर आएगा इस तरीके से। इसी ये जो लाइन आपका जो एक लाइन के साथ आपने चिपका के लिखे ना, इसी वजह से तो टाइप स्क्रिप्ट समझ पा रहा है कि ये जो डेकोरेटर है ये क्लास के साथ अटैच्ड है। डेकोरेटर कुछ भी नहीं है, डेकोरेटर एक नॉर्मल सा फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन जो कि क्लास के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और बाद में उसके अंदर क्लास की तमाम डेटा मौजूद होता है। आप उसको क्लासेस के साथ लगा के चला सकते हो, ठीक है। जो जिस तरह का काम आप क्लास के लोड होने पे करना चाह रहे हो वो काम कर सकते हो, ठीक है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने एंगुलर का नाम सुना होगा। एंगुलर जो है वो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो खड़ा वही होता है क्या कहते हैं डेकोरेटर्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको इसकी क्या कहते हैं कोई वीडियो मिलती है ना वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये @component आपको दिख रहा है तमाम लोगों को, ठीक है। ये क्लास के साथ लगा हुआ है। ये @component क्या चीज़ है, ये कंपोनेंट जो है ये एंगुलर का अपना प्रोवाइड किया हुआ डेकोरेटर है। वो कह रहा है कि आप कोई भी क्लास बनाओ, ठीक है,
और उसके साथ उस डेकोरेटर को लगा दो। तो एंगुलर भी क्या करता है, उस क्लास का सारा डेटा उठाता है। ये जो सिलेक्टर आपने बनाया है ना, ये बेसिकली कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, ये जो कि एलिमेंट एंगुलर क्रिएट करता है बाद में, ठीक है। और उसके अंदर कौन सा डेटा आपने इंसर्ट करवाना है, ये एंगुलर उसके ज़रिए देख लेता है। तो ये बेसिकली तकरीबन उसी तरह की चीज़ है। पूरी की पूरी एंगुलर जो है ना वो डेकोरेटर पे खड़ी हुई है। इससे आप समझो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका बेनिफिट ये है, आपको कोई भी क्लास, ठीक है, उस क्लास के अंदर आप चाह रहे हो कि उस क्लास को अपनी लॉजिक्स की बिहा पे, देखो डेकोरेटर ना हो ना, उससे ऐसा नहीं है कि हमारा काम चलता हुआ कोई रुक जाएगा। डेकोरेटर कोई ऐसा क्या कहते हैं ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन डेकोरेटर हेल्पर है आपका, ठीक है। वो काम जो आप मैन्युअली करते हो, डेकोरेटर ने उसका एक मतलब क्या कहते हैं आपको एक पूरा मेथड आपको प्रोवाइड कर दिया टाइपस्क्रिप्ट ने डेकोरेटर्स के ज़रिए, ठीक है। अगर डेकोरेटर आपके पास नहीं होते तो क्या ये वाला जो काम हमने किया है अभी, ये काम हम नहीं कर सकते थे? हम ये काम बिल्कुल कर सकते थे। हमें फिर क्या करना पड़ता, हमें क्लास को, ये जो पर्सन की क्लास है इसको बाय खुद से न्यू करके करना पड़ता, ठीक है, और न्यू करके उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमने करनी पड़ती। बल्कि अगर आप चाहो तो मैं इसको करके दिखा भी सकता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास ये जो लॉगर और फिल एचटीएमएल है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे फंक्शन को मैंने उठा लिया, ठीक है, इसको क्लास के नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। और फिल एचटीएमएल को इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, टेम्पलेट और ये सारी चीज़ें मैं इसको पास करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यू कंस्ट्रक्टर की जगह पे यहाँ पे क्या करेगा, न्यू पर्सन करेगा, ठीक है। और इसको भी हम, क्योंकि अब ये उस तरीके से नहीं चलेगा तो ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यूज़ होगा। अच्छा, ये इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि अब ये डेकोरेटर रहा नहीं, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली ये फिल एचटीएमएल को डायरेक्टली कॉल करा दूँगा, ठीक है। और फिल एचटीएमएल को कॉल करा के उसको क्या डेटा पास करूँगा, वही डेटा जो हम यहाँ से पास कर रहे थे, हम उसको यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अब बताओ, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा? लो, अब भी वही काम हो रहा है, ठीक है। वह काम जो हम डेकोरेटर से ले रहे थे हमने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हो गया हार्ड कोडेड। अब अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस के साथ इसको लग के चलाना है तो मुझे हर बार पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेजनी पड़ेगी। ये खुद से गेट नहीं कर सकता कि कौन सी क्लास के साथ इसको लगा के चलाना है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे चल रहा था, इसके साथ चल रहा था फिल एचटीएमएल क्लास के साथ, तो ये खुद ही गेट कर रहा था कि मैं कौन सी क्लास के साथ चल रहा हूँ, ठीक है, उसको खुद पता था। ये फ़ायदा था डेकोरेटर का, ठीक है। जो काम आप बगैर डेकोरेटर के कर सकते हो, डेकोरेटर के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। बस सिंपल सा इसका ये फ़र्क है। आपको खुद से क्लास नहीं बतानी पड़ेगी, यहीं पे आपको क्लास का पता चल जाएगा। एक ही डेकोरेटर, बिल्कुल देखो ये रीयूजेबल है ना, ठीक है। अगर मेरे पास, मैंने बताया ना, फिल के साथ फॉर एग्जांपल ये जो लॉगर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन के साथ मेरे पास एक और क्लास है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो क्लास है ये एनिमल है, ठीक है, और इसका नाम जो है वो है कैट, ठीक है। अब अगर मैं यही लॉगर वाला जो है वो इसके साथ भी चलाना चाह रहा हूँ तो ये इसके साथ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे ये लो, चल गया, ठीक है। और हर बार क्या करेगा, हर बार क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, ठीक है, लॉगर की। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ रहा है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैसेज की जगह पे कंस्ट्रक्टर को लॉग करवा लेते हैं, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं मैसेज को, या चलो अभी रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर सिर्फ देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टाइम जब कंस्ट्रक्टर आया कौन सा आया, पर्सन का, और सेकंड टाइम कंस्ट्रक्टर कौन सा आया, एनिमल का। यानी हर बार जितनी बार मैंने उसको अलग अलग क्लासेस के साथ कॉल करवाया वो अलग अलग क्लासेस का डेटा वहाँ पर लेके जा रहा है। ये फ़ायदा है इसका। डेकोरेटर के अंदर क्लास का नाम, बिल्कुल इसका तरीका होगा, मैंने कभी देखा नहीं कि क्लास का नाम गेट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कर सकते होंगे। लेकिन क्लास का नाम गेट करके करना क्या है, क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर मिल रहे हैं ना, तो आप क्लास के नाम को गेट करके क्या कर लोगे। मेरे भाइयों बताओ मुझे किस किस को क्लियर हो गया डेकोरेटर्स।
डेकोरेटर फंक्शन में डेकोरेटर फैक्ट्री का क्या काम? देखो, ये डेकोरेटर फैक्ट्री है, ठीक है। इसका काम क्या है? डेकोरेटर को बनाना, ठीक है। डेकोरेटर क्या है? ये हमारा, ठीक है। अब ये जो हमारा मेन डेकोरेटर होता है उसके अंदर हमें सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे रहा है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर मैंने कहीं से भी पास किया इसको कॉल कराते वक्त, नहीं पास किया। ये कंस्ट्रक्टर इसको कैसे मिला? ये टाइप स्क्रिप्ट ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल डेकोरेटर के अंदर आपको वो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं जो टाइप स्क्रिप्ट आपको दे रहा है, और डेकोरेटर फैक्ट्री के अंदर आपको वो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि मैन्युअली आप खुद डेकोरेटर को कॉल करवाते हो, पास करवा सकते हो। दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला वो जो आप खुद अपने डेकोरेटर को पास करा रहे हो, दूसरा वो जो कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आपके डेकोरेटर को दे रहा है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट आपको दे रहा है वो डेकोरेटर में मिलेगा, और जो आप भेज रहे हो वो डेकोरेटर फैक्ट्री में मिलेगा। बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दो अलग अलग फंक्शन हैं। बिल्कुल, सी शार्प के अंदर भी मैंने सुना है शायद होते हैं इस तरह की चीज़ें, डेटा एनोटेशन कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता। क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं ना, आप उसके ज़रिए पता करा सकते हो। वैसे मेरे पास, मैं अभी थोड़ा सा, अगर आप चाहो ना इसको गूगल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास ये आ गया क्लास डेकोरेटर्स, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी कि आप जिससे क्लास का नाम गेट कर सको। क्लास डेकोरेटर्स आपके स्ट्रिंग्स, देखना पड़ेगा, लेकिन ये मिल जाएगा आपको। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ना हो, कहीं ना कहीं आपको क्लास का नाम मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए ना, आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाओ और इसको बताओ कि भाई मुझे गेट क्लास नेम इनसाइड डेकोरेटर टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, और ज़रूर मिल जाएगा आपको। कंस्ट्रक्टर नेम व्हेन क्लास डेकोरेटर यूज्ड, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग रीड ओनली क्लास नेम। अच्छा, ये कह रहा है कि आप डेकोरेटर के अंदर बेसिकली एक जो भी क्लास है उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी बना दो रीड ओनली, तो उसके ज़रिए गेट कर सकते हो, उसके अलावा तरीका नहीं है। बस जैसे आपने, इन्होंने यहाँ पे बनाया ना रीड ओनली प्रॉपर्टी, नज़र आ रहा है सबको, क्लास के अंदर ही इन्होंने रीड ओनली प्रॉपर्टी बना दी और उसके अंदर खुद क्लास में उसका नाम रख दिया, तो आपको अब डेकोरेटर के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको बाद में क्लास नेम से वो पता करना पड़ेगा। एक्चुअली क्लास की असल जो चीज़ होती है ना, वो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लास के मेथड्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। और मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन शायद मुझे हो सकता है कि हम ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसकी अगर हम टाइप को चेक करवा लें तो शायद हो सकता है कि हमें उसका नाम मिल जाए। console.log टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नहीं, फंक्शन है, नहीं मिल रहा, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्टर वाली लाइन समझा दूँ। देखो मेरे भाई, ये जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली इसके अंदर क्या मिलता है हमें, ये, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड ही होता है किसी भी क्लास का, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, किसी भी क्लास के ऊपर न्यू कॉल करा सकते हो, ठीक है। लाइक मैं न्यू पर्सन अगर कॉल कराता हूँ तो मेरा मेथड कौन सा कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर से अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, आप उसको न्यू करके क्लास का नाम करोगे। लेकिन आप उसका अगर आपके पास उसका कंस्ट्रक्टर है तो आप उसके ऊपर भी न्यू करके कॉल करा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि अगर हम पर्सन के साथ कॉल करा रहे हैं तो यहाँ पे छुपा हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में लिखा हुआ पता है क्या है, लिखा हुआ है न्यू
पर्सन, ठीक है, ये छुपी हुई चीज़ है, ठीक है। असल में क्योंकि हमें उसका नाम नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ उसका कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, तो न्यू कंस्ट्रक्टर भी यही वाला काम कर रहा है जो आप न्यू पर्सन के साथ करवाते हैं। क्लियर है सब लोगों को, हम आगे बढ़े। अच्छा, ये सारा काम मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, अब हमारा आखिरी जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक रह गया है टाइप स्क्रिप्ट का, और ये होना तो पहले चाहिए था, लेकिन मैं अभी करवा देता हूँ इसको हम कहते हैं फंक्शंस ओवरलोडिंग। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ऊप्स पहले से पढ़ी हुई हैं उनको इसका आइडिया होगा, जैसे ऊप्स से ही रिलेटेड होती है चीज़। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी फंक्शन की मल्टीपल उसकी इम्प्लीमेंटेशन बनाते हो, ठीक है, ताकि ज़रूरत के वक्त पे उस वाली इम्प्लीमेंटेशन को आप यूज़ कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कस्टम टाइप है, ठीक है, टाइप, और इसका नाम है कंबाइंड, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इसकी टाइप बने वो या तो स्ट्रिंग बन जाए और या फिर बूलियन बन जाए, सही है। अच्छा, अब मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन करता है सिंपल सा काम कि वो करता है ऐड, ठीक है। इसको दो पैरामीटर्स मिलते हैं, पैरामीटर x, ठीक है, और जो कि हमारे पास टाइप होगी उसकी कंबाइंड, और पैरामीटर y, उसकी भी टाइप है हमारे पास कंबाइंड। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई मुझे x प्लस y रिटर्न कराना है यहाँ से, ठीक है, रिटर्न x प्लस y, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो यहाँ पे चीखने लग जाएगा। क्यों चीख रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो एक्चुअल टाइप आ सकती है, ठीक है, वो जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे बूलियन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल जो आपके पास टाइप आ जाएगी, ठीक है, वो टाइप जो है अगर यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, कोई मसला नहीं है, हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, तब भी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएगी, नंबर प्लस नंबर एडिशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब एक जगह पे हमारे पास पैरामीटर के अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है और दूसरे वाले में हमारे पास नंबर है। तो ये कह रहा है कि इस सिनेरियो के अंदर आपके पास मल्टीपल इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया, कोई चेक लगा सकते हैं हम, ठीक है, कि भाई इफ़ टाइप ऑफ x ट्रिपल इक्वल्स टू नंबर, अगर नंबर है तो भी ठीक है, ठीक है, और एंड लगा देते, ठीक है, और यहाँ पे इसी को सिंपली कॉपी करके टाइप ऑफ y, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन के अंदर इसको ले आते हैं, ये जो अपना हमारा रिटर्न है, तो ये हमें एरर देना बंद कर देगा, ठीक है भाई, एरर देना इसने बंद कर दिया, और इसको हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एल्स इफ भी बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको बता दिया कि अगर ये स्ट्रिंग हो, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, बेसिकली हमने टाइप्स चेक करा ली, और उस पर फिर हम यहाँ पे क्या करवा देंगे कि एल्स करवा दिया हमने, और यहाँ पे अब करवा दिया भाई रिटर्न, या रिटर्न नहीं करवाते, यहाँ से सिंपली थ्रो करवा लेते हैं, थ्रो न्यू एरर
टाइप्स डिड नॉट मैच। ठीक है भाई, तो बस सिंपल सी हमने वो लगाई और उससे उसने वो एरर देना हमारा बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि हमने इस ऐड के फंक्शन को कॉल कराया, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू ऐड, और ऐड को मैंने पास क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल हेलो और वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं console.log वैल्यू डॉट कोई भी स्ट्रिंग का मेथड चला सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या होगा, अगर स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग भेजी मैंने कॉन्केटिनेशन होगी, और वैल्यू के ऊपर अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें कोई चेक करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्प्लिट कॉल करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ये कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी स्प्लिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग और नंबर। अब मैं कह रहा हूँ भाई नंबर का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने दोनों टाइप्स क्या भेजी हैं, स्ट्रिंग, यानी वो इस वाले केस के अंदर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन होगी। ठीक है, कॉन्केटिनेशन होगी तो फिर यहाँ पे स्प्लिट जो एक्चुअल आंसर हमारा है वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस चीज़ को हल करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इतने झमेलों में नहीं पड़ रहा कि अच्छा यहाँ से स्ट्रिंग भेजी है तो रिज़ल्ट इसका स्ट्रिंग आएगा, अगर नंबर भेजेंगे तो रिज़ल्ट उसका नंबर आएगा। वो चीज़ हमें टाइप स्क्रिप्ट को बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे? फंक्शन ओवरलोडिंग के ज़रिए। ठीक है, कैसे? हम ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको उसी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स इसको अलग अलग आर्ग्यूमेंट से इसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस टाइप स्क्रिप्ट को समझाएंगे कि इसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो है जिसमें हम इसमें अगर नंबर आएगा तो इसमें भी नंबर ही आएगा और इसका रिटर्न क्या आ जाएगा, नंबर। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन भी है जिसमें हमारे पास x में स्ट्रिंग आएगा और y के अंदर भी स्ट्रिंग आएगा, तो इसकी जो रिटर्न टाइप बन जाएगी वो बन जाएगी स्ट्रिंग। जैसे ही मैं ये चीज़ इसको बताऊंगा, ये देखो इसने स्प्लिट के ऊपर से एरर देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया कि अभी इसकी जो ऐड है, ऐड की कौन सी वाली इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। ये देखो ये बता रहा है इसके +1 ओवरलोड, यानी 2 ओवरलोड्स हैं इसके, यानी अभी जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है वो लाइन नंबर 380 वाली इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। अभी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन इसकी चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने उसको टाइप स्क्रिप्ट को समझा दिया कि अगर पहले पैरामीटर में स्ट्रिंग आती है, दूसरे में भी स्ट्रिंग आती है, तो रिटर्न टाइप भी इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। तो उसने खुद ही बता दिया कि अच्छा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो वैल्यू के अंदर भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप आ गई और अब वैल्यू के ऊपर डॉट स्प्लिट मेरा काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने एक और वैल्यू बना लूँ यहाँ पे वैल्यू 2 के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने जो भेजा है वो फॉर एग्जांपल 5 और +5 भेजा है। ठीक है, तो वैल्यू 2 की टाइप क्या बन गई, ये देखो वैल्यू 2 की टाइप बन गई नंबर, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब हमारे पास ये वाली इसकी ओवरलोडिंग यानी ये वाली इम्प्लीमेंटेशन इसकी चलेगी। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन है और ये वाली जो है हमारे पास ये नंबर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू 2 के ऊपर कोई भी ऐसा मेथड कॉल करा सकता हूँ जो कि हमारे नंबर्स के ऊपर, जैसे कि 2 फिक्स्ड, ठीक है, नंबर के ऊपर चल रहा होता है, तो ये हमारा चलेगा और कोई एरर नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, यानी इन दोनों को हटा देता हूँ, ये दोनों जगह पर एरर देना शुरू कर देगा। अब इसको ना वैल्यू 2 का पता है ना ही वैल्यू 1 का पता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है कि क्या होगा। ये कह रहा भाई कंबाइंड होगा, यानी स्ट्रिंग और नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने उसको ये चीज़ बता दी फंक्शन के ज़रिए, तो अब वो खुद जाके निकाल लेगा कि वैल्यू के बिहाफ के ऊपर, कि जो वैल्यू मैं उसको पास कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे जो रिटर्न टाइप बनेगी वो क्या बनेगी। ये चीज़ क्लियर है?
मेरे भाई बिल्कुल, अगर हम कंबाइन कर देते हैं ना तब भी वो स्प्लिट के अंदर हमें ये एरर देगा टू फिक्स के अंदर, यानी जो उससे रिलेटेड फंक्शन होते हैं ना, जो स्ट्रिंग के अंदर पाए जाते हैं या नंबर के अंदर पाए जाते हैं, वो कहेगा, टाइप स्क्रिप्ट कहेगा कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ कंबाइंड से रिलेटेड, क्योंकि कंबाइंड के अंदर स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ सकते हैं, इसकी टाइप कंबाइंड है, इस वजह से कोई एश्योरिटी नहीं है कि इसके अंदर स्प्लिट का मेथड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर स्प्लिट का मेथड आपको नहीं मिला तो वो क्या करेगा, जब आप ब्राउज़र पे जाओगे रन टाइम पे, वहाँ पे एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ये मसला है हमारे पास, ये एरर है। एरर के लिए थर्ड इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल आप जितनी चॉइस की इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, आप पहले को स्ट्रिंग और नंबर बता सकते हो, लेकिन एक्चुअल हमारी एरर जो टाइप है वो स्ट्रिंग दे रही है, तो आप उसकी एरर टाइप भी जो है वो एरर और उसके अंदर फिर वो ब्रैकेट लगा के उस पर स्ट्रिंग बता सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको फिक्स करने का एक और तरीका भी है, पता है आपको? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ नहीं है ना, तो यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ऐड है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि इसका आउटपुट खुद बता दो कि यहाँ पे इसका आउटपुट जो आएगा वो एज करके बता दो स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखो स्प्लिट पे इसने एरर देना बंद कर दिया, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बता दो एज नंबर, तो आपको वो यहाँ पे टू फिक्स के अंदर भी उसने एरर देना बंद कर दिया। तो ये टाइप कास्टिंग भी यहाँ पे यूज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो यही है कि बजाय इसके कि आप हर जगह पे टाइप कास्टिंग करके बताते रहो उसको कि नहीं यार यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इसको ये वाली चीज़ बता दो। इससे जो है वो आपके जो प्रॉब्लम है वो वाले हल हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन ओवरलोड का सिंटेक्स बहुत कॉमन है। फंक्शन ओवरलोड के अंदर जो एक्चुअल आपका जो फंक्शन वाला ये वाला जो है ना राउंड ब्रैकेट तक का, इसको पूरे को करोगे आप कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद उसी के ऊपर वाली लाइन में रख दोगे। ठीक है, और बेसिकली आप किस किस पैरामीटर की एग्जैक्ट टाइप होनी चाहिए, उस एग्जैक्ट टाइप के जरिए, ये वाली टाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइप आप बताओगे कि भाई ये वाला जो मेरा क्या कहते हैं पैरामीटर है, अगर ये इस पैरामीटर के साथ आ रहा है तो ये वाला, और ये वाला भी इस पैरामीटर के साथ आ रहा है तो रिटर्न टाइप ये बनेगी, और अगर ये इसके साथ आ रहा है और इसके साथ आ रहा है तो रिटर्न टाइप ये बनेगी। क्लियर हो गया सबको? अच्छा भाई, ये हमारा लास्ट टॉपिक था टाइप स्क्रिप्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की क्लासेस हैं वो ख़त्म हो गई। ये लास्ट क्लास थी हमारी टाइप स्क्रिप्ट की। तो कुछ फाइनल रिमार्क्स के तौर पे मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, तो पहली तो ये बात कि आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टोटल हमारी 7 क्लासेस हुई हैं, तो 7 दिनों तक आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस 7 दिनों के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने कोशिश की है, पूरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने कोशिश इस तरीके से की थी कि हम वो तमाम टॉपिक्स जो होते हैं उनको लाजमी कवर करें, जो कि आपको अगर कहीं से आप ऑनलाइन टाइप स्क्रिप्ट वगैरह सीख रहे हो तो वहाँ पे इस तरीके की जो है ना वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कवर कराई जाती। तो ये मतलब वो इतने डिटेल के अंदर नहीं जा रहे होते, मतलब वो बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं कि ये टाइप होती हैं, टाइप ये इंटरफेसेस होते हैं, क्लासेस वगैरह। ठीक है, और फिर कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को देखना है, तो वो चीज़ें हम क्या कहते हैं हमने देखी। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। असल में ये तमाम चीज़ें जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी, जिनको मैंने खुद जावास्क्रिप्ट पढ़ाई, तो उनको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई थी। लेकिन उन लोगों ने जब पढ़ी जिन्होंने मुझसे जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, तो उनके थोड़े से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो थोड़े से कमज़ोर थे, तो उन लोगों को समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। मैं इसको समझ सकता हूँ। आप में से तमाम लोग जितने भी क्या कहते हैं जिनकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक है, मैं तमाम लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप तमाम लोग जो है वो लाजमी जावास्क्रिप्ट वाला जो अभी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है मंडे से, उसको ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी उस लेवल पे जाके आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की चीज़ें समझाऊँ, और उस लेवल पे जाके आप लोगों को क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ और चीज़ें बता दूँ कि जो क्या कहते हैं हर कोई आपको नहीं सिखाता समझाता। ठीक है, यानी इतने एडवांस लेवल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हमें टाइम मिला हम जाएंगे। वैसे टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हम जा सकते हैं उतना जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो जावास्क्रिप्ट आपको फ़ायदा देगी।
और अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे लोग कंप्लेन ये कर रहे हैं कि उनका जो है ना क्या कहते हैं वो एडमिशन नहीं हो पा रहा, जो लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हैं ऑलरेडी। तो उनके लिए ये कि जो बेसिकली अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप हैं, तो आप लोग सिर्फ ये करें कि जो हमारा सिस्टम है ना, पहले तो वो अलाउ नहीं करता कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कोर्सेज़ के अंदर उनको अलाउ करें। तो हम ये करेंगे कि आप तमाम लोग, जितने भी लोग जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया है, जो कि लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, व्हाट्सएप वाली जो पोस्ट सैलानी वेलफेयर के पेज से लगी हुई है, SMIT के पेज से, उसमें जाके आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया, आप तमाम लोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनरोल हो जाओगे। आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डेटा वगैरह रिक्वायर्ड है वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो आप ऑलरेडी उसमें इनरोल हो जाओगे। बाकी मेरे ख़्याल से नंबर अगर आपके पास है तो आप जो अलाउ नहीं करा तो ऑलरेडी SMIT के पास आपका डेटा जो है वो अवेलेबल ही होगा, तो कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा आपको। अच्छा, ये चीज़। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं ये बताऊं कि आप लोगों ने जो है वो, अगर आप ऑलरेडी क्या कहते हैं सैलानी के किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर इनरोल कर दिया जाएगा। और क्या कहते हैं आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसकी लिंक्स जो है वो आपको ईमेल में आपको मिल जाएंगी। तो ईमेल जो है वो ज़रा देखती रहिएगा आप लोग, ईमेल के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो लोग इनरोल नहीं हैं वो फॉर्म सबमिट करें, ठीक है, जो फीमेल्स हैं। और मेल्स के अंदर से भी जो ऑलरेडी इनरोल्ड नहीं है वो लाजमी फॉर्म सबमिट करें, ठीक है, जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिनके पास एरर नहीं आ गए। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। वो ये कि सर्टिफिकेशन, टाइपस्क्रिप्ट की सर्टिफिकेशन, बिल्कुल आप लोगों को सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनको क्या कहते हैं, जिन लोगों ने असाइनमेंट्स अपने जो है वो सबमिट करवाएं। असाइनमेंट 1 में अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप सबमिट नहीं भी करवा पाए कोई मैटर नहीं करता। असाइनमेंट 2 जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट 2 के अंदर जो है वो आप लाजमी अपनी पूरी जी जान लगाएँ। कल रात 12 बजे तक का उसका लास्ट टाइम है। कल रात 12 बजे से पहले सबमिट करें, फॉर्म के क्लोज़ होने से पहले और चेक करेंगे। अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको ज़रूर सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, जो लोग सर्टिफिकेट मिलने का तरीका ये होगा कि आप तमाम लोगों को जो भी एलिजिबल होंगे, जब रिज़ल्ट वगैरह मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनाउंस कर दूंगा, तो जब रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होगा हमारा, तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कौन कौन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। और सर्टिफिकेट जो है वो हम ये करेंगे कि जो कराची के अंदर हैं उनको तो हम खुद SMIT में बुला लेंगे और उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। और जो लोग कराची में नहीं हैं, कराची से बाहर किसी और सिटी के हैं, उन लोगों को हम जो है वो कोरियर के ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट्स भेज देंगे आप तमाम लोगों के। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्टिफिकेट्स आप लोगों के होंगे उनकी सर्टिफिकेट हासिल करने की कुछ फ़ीस होगी, बहुत मिनिमम सी फ़ीस है, ज़्यादा बड़ी फ़ीस हम नहीं रखेंगे। तो ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे वो जो इंट्रा सिटी वाले हैं जिनको हम कोरियर करेंगे सर्टिफिकेट्स, उनको कोरियर की फ़ीस भी सर्टिफिकेट की फ़ीस के साथ उनको देनी पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी आपको वो करनी पड़ेगी, बाकी उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप तमाम लोगों में से जो कराची वाले हैं, अगर आप में से कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहे कभी भी, तो मैं इतवार वाले दिन SMIT के अंदर होता हूँ। रमज़ान के अलावा जो मेरी टाइमिंग्स होती हैं, रमज़ान में तो क्या कहते हैं 12 बजे से 4:30 बजे है, लेकिन रमज़ानों के अंदर जो मेरी टाइमिंग है वो 2 बजे से 8 बजे तक होती है। आप इस टाइम पे आके कभी भी अगर मुझसे मिलना चाहें तो मेल्स के अंदर में से कोई तो मुझसे आके मिल सकते हैं। अच्छा, फ़ीस बहुत कम होगी, मेरे ख्याल से शायद 800-1000 रुपये के करीब कोई फ़ीस होगी सर्टिफिकेट की, इससे ज़्यादा फ़ीस हम नहीं रखेंगे, ठीक है। बेसिकली जो आपकी जो थोड़े बहुत ख़र्चे वगैरह होते हैं प्रिंटिंग वगैरह के, वो उस चीज़ से वो उसको कवर किया जाता है, जो आपको लेमिनेट, हार्ड कोडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करके मिलती हैं, तो वही होगा, ठीक है। अच्छा, आप तमाम लोगों के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि आप तमाम लोगों से मिल के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप तमाम लोगों को जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बहुत सारे लोग जो है आप में से वो सारे रिस्पेक्टफुल थे थ्रू आउट द क्लास हमारे, आप लोग बहुत रिस्पेक्ट से पेश आए मेरे साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वाकई उस रिस्पेक्ट का हकदार हूँ जो आप लोगों ने मुझे दी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, अपना कीमती टाइम मुझे दिया। आपने इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि जो वैल्यूबल स्किल टाइपस्क्रिप्ट की आपने सीखी है और वो जो है वो क्या कहते हैं आपके ज़रूर काम आएगी इंशाल्लाह आगे चल के फ्यूचर में।
इसके अलावा एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, SMIT जो है वो हमारा यानी सैलानी जो है वो बहुत सारे इदारों में बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं काम कर रहा होता है, लोगों के फलाही काम। तो इस बार जो क्या कहते हैं आप लोगों के फ़ितरे होंगे या ज़कात होगी, उसमें प्लीज़ सैलानी को ज़रूर याद रखिएगा। जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से जिस तरह से बाकी तमाम इदारे परेशान हैं, उसी तरीके से जो हमारे सैलानी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त हालात के पेश नज़र। तो फ़ितरा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने क्या कहते हैं देना ही देना है, तो क्यों ना आप उसको सैलानी को दे दें। तो ये ज़रूर आप जो है वो क्या कहते हैं कोशिश कीजिएगा। बाकी बहुत शुक्रिया आप तमाम सबका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। अगर आप में से किसी ने भी क्या कहते हैं मेरी लिंक्डइन के ऊपर मुझे ज्वाइन नहीं किया तो मुझे लिंक्डइन के ऊपर मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा नंबर आप लोगों के पास है। बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मुझे जब भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कभी भी आपको मना नहीं करूँगा हेल्प का। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप मुझसे हेल्प के लिए मांगें तो वक्त देख लीजिएगा। अक्सर लोग रात के 2-2 3-3 बजे मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ ज़रा सा थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो जाती है। मैं काम करने वाला बंदा हूँ, वर्किंग आवर्स में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं जब भी आपका मैसेज देखूंगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कहीं पे भी आप फंसते हैं मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी मेरी। अल्लाह हाफ़िज़।